हाँ हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में ठीक है हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जैसे इसकी पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री स्पेशली क्लास 12th के लिए हमने बताया था हैलो एल्केन हैलो हीरीन, ठीक उसी का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने और नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ। तो बच्चों हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें एक नई अभिक्रिया इसमें होती है फिंटिंग अभिक्रिया के नाम से जिसे जाना जाता है। तो बच्चों ये देखना है आपको फिंटिंग अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, ठीक है। अगर इन अभिक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है, इन अभिक्रियाओं को आप कैसे प्राप्त करेंगे। इन अभिक्रियाओं को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप सीधे सीधे जानिए, ठीक है, हैलोबेंजीन, ठीक, हैलोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है, हैलोबेंजीन की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं और किसके उत्प्रेरक में कराते हैं, ठीक है। हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं ईथर के उत्प्रेरक में, ठीक है। तब आपको कौन सी अभिक्रिया मिलती है, फिंटिंग अभिक्रिया या वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगर हैलोबेंजीन की बात करें, हैलोबेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो C6H5X। हैलो मीन्स क्या होता है, अगर C6H5 और जहाँ हमने बताया था हैलो एल्केन हैलो हीरीन है वो चीज़ समझ सकते हैं। जब हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए तो वही हैलोबेंजीन है, ठीक है। अब इनकी अभिक्रिया है, इनको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों जब 2 से गुणा कर देंगे इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, अभी अभी मैंने बताया आपको, ठीक। जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाए, सोडियम के साथ कराया जाए। सोडियम को हम लिख लेते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ कराया जाए और किसके उत्प्रेरक में कराया जाए, किसके उत्प्रेरक में कराया जाए, ईथर, ईथर के उत्प्रेरक में कराया जाए। तो बच्चों अगर ईथर के उत्प्रेरक में कराएं तो क्या बनता है देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां से अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये बन सकता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ जब 2 से गुणा इसमें हो जाएगा बच्चों तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, 2 है, 6 दूना 12, कार्बन टोटल कितने हो जा रहे हैं, 12 हो जा रहे हैं। तो हमने 6 यहाँ इंक्लूड कर लिया और 6 यहाँ, दोनों मिला के टोटल कितने हुए, 12 हो गए। फिर बात आई हाइड्रोजन की, 2 5 10, हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं बच्चे, आपका हो जा रहा है 5 5 10, तो हम निकल लिया, ठीक है। बात समझ में आई ना, ठीक है, कि फिंटिंग अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, सोडियम के साथ कराई जाए। जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ कराई जाए, सोडियम के साथ कराई जाए और किसके उत्प्रेरक में कराई जाए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसके उत्प्रेरक में कराई जा रही है। अगर हम बात करते हैं ये अब उत्प्रेरक किसके, ईथर के उत्प्रेरक में कराएं, ठीक है। जब ईथर के उत्प्रेरक में कराएंगे तब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारा बनता क्या है, ठीक है। अगर उनके बाद अगर हम बनने की बात आई तो यहाँ हम प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। अब प्लस लगा दिए, फिर उसके बाद आपका बनेगा क्या, ये सोडियम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। जब इनका गुणा हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात इनका गुणा जब इनके साथ हो जाएगा तो इनको भी 2 से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2 हो जाएगा प्लस ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2NaX, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, बात समझ गए ना। अब यहाँ अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करते हैं बच्चों तो अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। हम फिंटिंग अभिक्रिया की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ आप देख सकते हैं C6H5, हमने सीधे सीधे अपने आप को बताया कि जब हम हैलोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं बच्चों, सोडियम के साथ करते हैं। जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करें और किसके उत्प्रेरक में किया, ईथर के उत्प्रेरक में, ठीक है। अब यह ईथर ऐसे समझ सकते हैं, अगर ईथर लिखना है तो ऐसे ओ कर सकते हैं, वो भी ईथर का निर्माण करता है। इनके साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे, जब 2 से इनका गुणा हो जाएगा C6H5,
C6H5X हो जाएगा। अब यहाँ हमने कहा कि ध्यान से समझिएगा कि अगर 6 का गुणा, कार्बन 6 है, इसका गुणा 2 से किए तो 6 दूना 12, टोटल कार्बन कितने हो जा रहे हैं? टोटल कार्बन 12 हो जा रहे हैं। जब टोटल कार्बन 12 हो जा रहे हैं तो 6 हम यहाँ इंक्लूड कर लिए, 6 यहाँ कर लिए। फिर हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन 5 है तो 5 दूना 10, 5 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है, इनका 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ सोडियम 1 था तो इनको मैं 2 से गुणा करा दिया। तो बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं 2NAX, इनका नाम क्या है अगर हम देखना चाहें, ठीक है। तो ये आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड C6CH5, इनके 2 अणु प्राप्त हो गया और इसका नाम हो सोडियम हाइलाइट। क्या हो गया? सोडियम हाइलाइट। तो बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं अपक्रियाओं को अगर इस प्रकार अपक्रिया हो तो उसे हम कौन सी अपक्रिया कहेंगे? फिंटिंग अपक्रिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं फार्म CHCl3, ठीक है। इसका नाम बच्चों क्या है? क्लोरोफार्म। आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपका क्लोरोफार्म है, ठीक। एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है। आज क्लोरोफार्म एक ऐसा भौतिक कंडीशन इसकी मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। आप क्लोरोफार्म को नया जानते होंगे। क्लोरोफार्म क्या होता है बच्चों, ठीक है। ये एक विषैला पदार्थ है, कहने का मतलब इससे एक विषैली गैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगर उन गैसों का निर्माण करना है तो क्लोरोफार्म को किसके साथ अपक्रिया कराएं? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दें, ठीक है। तो क्लोरोफार्म के इनके गुण प्राप्त हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, बात ये क्या किया जाता है, तो हम कई इसके गुण बताएंगे। पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्लोरोफार्म क्या होता है? यह एक रंगहीन द्रव है। क्या है? यह रंगहीन द्रव है। अच्छा ये रंगहीन द्रव है तो एक चीज़ जाहिर सी बात है, इसे एक बोतल में रखा जाता है ना, एक छोटा सा बोतल होता है, उसी बोतल में रखा जाता है और उस बोतल में क्या करते हैं, एक काला कागज़ होता है, ठीक ना, एक काला कागज़ होता है, उससे क्या चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोरोफार्म में अगर मुक्त अवस्था में ना, मुक्त अवस्था में खुले वातावरण में अगर उसके क्या है हल्का सा उसको स्थान मिल गया तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब समझते हो ना, ऑक्सीडेशन होता है मीन्स ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने लगेगा। जब ऑक्सीकरण होने लगेगा बच्चों तो इनके जो रंग होते हैं वह उड़ने लगेंगे ना, भूरे रंग का होता है ना, भूरे रंग का होता है। जब आप ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीकरण अगर काला कागज नहीं लगाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर काला कागज आज बच्चों नहीं लगाएंगे तो इनके कलर जो है रंग है क्या होते हैं, उड़ने लगेंगे। जब कलर उड़ने लगेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तब ऑक्सीकरण होने लगेगा। तो क्लोरोफार्म एक विषैले पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। आप जाहिर से बात देखते होंगे इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। किस में होता है? इसका उपयोग बच्चों निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं गतिविधियों उनको समझना है। अच्छा भौतिक जीवन में लोग इसका उपयोग किस में करते थे? क्लोरोफार्म का बच्चों चोरी करने में। बहुत से ऐसे लोग थे इसका उपयोग चोरी करने में करते थे, ठीक ना। किसी से अवैध कोई ऐसी चीज़ है अगर उनसे लेना है, ठीक है, तो इसके माध्यम से कर लेते थे। देखिए क्लोरोफार्म क्या है, एक विषैले गैस का निर्माण करता है, ठीक है, विषैली गैस का निर्माण करता है। और विषैली गैस क्या हो सकती है? PH3। ये क्या होता है? क्लोरोफार्म क्या होता है? एक विषैली गैस का निर्माण करता है और जिसका नाम क्या है? PH3, फास्फीन है, ठीक है, फास्फीन है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फास्फीन जैसे गैस का ये निर्माण करता है बच्चों, ठीक है। ये विषैला पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है? एक विषैला है। अगर क्लोरोफार्म, ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोरोफार्म किसी व्यक्ति के नाकों तक सुंघाया जाए, वो उसके संपर्क में आ जाए तो जाहिर सी बात है
वो व्यक्ति क्या होता है, कुछ देर के लिए बच्चों क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है। ठीक है, देखिए जो भी व्यक्ति इसके चोरी करने में इसका यूज करते थे, क्लोरोफार्म का छिड़काव उस व्यक्ति पे करते थे, ठीक ना, या उस व्यक्ति के नाक के संपर्क में लाते थे, उस व्यक्ति के नाक के संपर्क में लाते थे, जिससे क्या करते थे, वह व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। बात समझे ना, इससे किसी की जान नहीं जाएगी, ठीक ना। अगर ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफार्म उसके नाकों के संपर्क में आए, कुछ देरी तक उसके नाकों तक सूंघाने का काम किया जाए, तो हो सकता है बाय द वे उसकी मृत्यु हो सकती है। मगर ज़्यादातर मैं आपका बात करते हैं तो इसको क्या है, ज़्यादातर लोग यूज करते थे किसी की अवैध संपत्ति उसी को वसूलने में या किसी को बेहोश करने में, इसका यूज होता था क्लोरोफार्म। ठीक है, अब क्लोरोफार्म को तो समझ गए ना, अब ध्यान दीजिएगा, और इसे दूसरे नाम से और जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे नाम से क्या जाना जानता है, उसको बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नाम से ये जाना जाता है, अगर हम CHCl3 कहें तो पहली चीज दूसरा नाम, पहला तो ये क्लोरोफार्म का फार्मूला है, बात समझे ना। अगर दूसरे नाम की अगर बात करें तो क्लोरीन के अणु देखिए, क्लोरीन के अणु कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। अगर 3 अणु बच्चे दिख रहे हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं 3 अणुओं से होता क्या है, ट्राइक्लोरो। अब भाई अगर 3 अणु हैं तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन के 3 अणु हैं ना, 3 अणुओं से हम कहेंगे ट्राइक्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। मेथेन कैसे जाने, मेथेन इसलिए जाने क्योंकि कार्बनों की संख्या बच्चों कितनी है, 1। हम हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाए हैं, हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया है जब कार्बनों की संख्या 1 है, ध्यान दीजिए, वो क्या होता है, मेथेन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। पहली चीज तो ये क्लोरोफार्म है, एक भौतिक नाम है ना। अगर ये क्लोरोफार्म है तो ये क्या है बच्चों, एक भौतिक नाम है। अगर ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे वह एक क्या है, वह एक रासायनिक नाम है। क्या है आपका, एक रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसको 2 नाम से जाना जाता है। आपसे अगर पूछ ले ट्राइक्लोरोमेथेन का सूत्र लिखो तो आप यही लिखोगे CHCl3। बात समझ में आई ना, इसको बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अगर इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो देख सकते हैं, हाँ, क्लोरोफार्म को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दें। ध्यान दीजिएगा, अगर CHCl3 इसकी अपक्रिया, एक सेकंड, CHCl3 की अपक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन O2 के साथ कराई जाए। देखिए अब अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ सकते हो, CHCl3 और O2 के साथ अपक्रिया कराई जाती है। CHCl3 से आप जानते हो ये क्या है बच्चों, क्लोरोफार्म है ना। क्लोरोफार्म मतलब कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन है। क्या जान सकते हैं, क्लोरोफार्म तो है ही है, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। तो ट्राइक्लोरो क्यों हुआ, क्लोरीन के 3 अणु है तो ट्राइक्लोरो कह दिया। मेथेन क्या होगा, मेथेन वो होगा कि कार्बन की 1 संख्या है तो उसे हम मेथेन कहेंगे। बात समझे ना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दूसरी चीज देखते हैं, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, इसकी अपक्रिया उससे करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं इसको 2 बार अपक्रिया, ये पहले ऐसे कर लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है तो ये CO हो गया। अब क्लोरीन 3 है तो इनको 2 क्लोरीन उधार दे दिया, Cl2 ना। अब यहां देखो, अब देख सकते हैं कार्बन हाइपोक्लोराइड क्या बना, कार्बन हाइपोक्लोराइड का निर्माण किया। ठीक है, प्लस कर दिए। फिर हम यहां देखते हैं हाइड्रोजन 1 है ना, तो 1 हाइड्रोजन हमने यहां बच्चों रख दिया। ठीक है, अब क्लोरीन जब 2 इनको दे दिया बच्चों तो यहां बचा कितना क्लोरीन, 1 बचा। जब 1 बचा तो ये HCl हो गया। बात समझे ना। ठीक है, बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीजें आपका हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगर इन्हीं की अपक्रिया कराया जाए, CHCl3 की अपक्रिया 2 से ऑक्सीजन से करा दी, तो यहां हम देख सकते हैं इनकी अपक्रिया अगर बच्चों कराया जाए तो यहां देखो क्लोरीन 3 है, ट्राइक्लोरोमेथेन है,
ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अणुओं की संख्या 2 है। जब अणुओं की संख्या 2 है तो 2 से इनको हमने गुणा कर दिया, बात समझे। तो जब 2 से गुणा कर दिया तो ये बनाया क्या है, COCl2, यहाँ हमने 2 से गुणा कर दिया, बात समझे ना। 2 से गुणा कर दिया तो भैया कार्बन यहाँ 2 हैं, यहाँ भी कार्बन 2 हैं और प्लस यहाँ भी कार्बन 2 हैं। अब 2 से गुणा, अणु 2 है ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी 2 से गुणा हुआ ऑक्सीजन 2 है। क्लोरीन आपका 2 तिहाई 6 है, तो 2 दूना 4 हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब 2 से गुणा हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हम कर सकते हैं 2HCl, बात समझे ना, ठीक। अब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो कार्बन हाइपोक्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, बात समझ में आई ना, ठीक। ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीकरण होने लगेगा, तो क्लोरोफार्म के जो रंग होते हैं वो विलुप्त होने नजर आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे वो कलर जब क्या होते हैं बच्चों, धीरे धीरे वो कलर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब वह कलर उड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो क्लोरोफार्म एक विषैले पदार्थ का निर्माण कदापि नहीं कर सकता है, बात समझे ना। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइडोफार्म। हम अगर आइडोफार्म की बात करते हैं तो देख सकते हैं आइडोफार्म किसे कहते हैं, CHI3, इसका नाम है आइडोफार्म। ये आइडोफार्म है। अगर हम आइडोफार्म की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये आइडोफार्म है, CHI3 से बच्चों क्या होता है, आइडोफार्म है। इसे कह क्या सकते हैं, एक प्रकार के ट्राई आइडोमेथेन है। यहाँ देखिए एक प्रकार से हम देख सकते हैं क्या है, एक प्रकार से देख सकते हैं ट्राई आयोडीन। ट्राई आयोडीन क्यों किया, अब यहाँ देख सकते हैं ट्राई आइडो, अगर हम देखते हैं इसका नाम हो जाएगा ट्राई आइडो। फिर उसके एक चीज देखिए, ट्राई आइडो, अणु कितने हैं इसके, 3 हैं, ट्राई आइडो मेथिन। ये तो इसका व्यापारिक नाम है, इसको आइडोफार्म के नाम से जाना जाता है। एक साधारण नाम है इसका, आइडोफार्म होता है। अगर भौतिक नाम जानेंगे तो इसका भौतिक नाम आइडोफार्म होता है बच्चों, ठीक ना। अगर इनका रासायनिक नाम जानेंगे ट्राई आइडोमेथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राई आइडोमेथिन हो जाएगा। अब इसका निर्माण हम कैसे करते हैं वो चीज देख लीजिए, ठीक है। यह अगर देखें तो गुण, यह पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का। पीले रंग का एक, अगर पीले रंग का देखें एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। यहां देख सकते हैं यह एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। अब यहां देखिए ये किस रंग का होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यह पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। कौन, ट्राई आइडोमेथिन, मतलब आइडोफार्म में एक पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है ना। देखिए अगर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय देखें, दो चीज होती है ना। एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय एक प्रकार के ठोस पदार्थ होता है ना। ठोस में जैसे अब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो ठोस अवस्था की बात करें तो उसमें 2 चीजें होती हैं। ठोस में बच्चों क्या 2 चीजें होती हैं, तो ये समझ लीजिए। पहला चीज क्या है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था 2 होती है, जिसमें एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, यहाँ देखिए। अगर यहाँ हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं तो यहाँ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं क्रिस्टलीय, ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टलीय हो गया, और ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। 2 चीजें होती हैं, एक क्रिस्टलीय हो गया और एक अक्रिस्टलीय। इन सब चीजों को समझ ले। क्रिस्टलीय क्या होते हैं इनको जानिए, ठीक है। ऊपर देखते हैं, रेस कर देते हैं। अगर हम क्रिस्टलीय की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम क्रिस्टलीय की बात करते हैं तो यहां हम समझ सकते हैं कोई चीज क्रिस्टलीय होगा तो ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा।
ऐसे चलेगा। ठीक, तो मतलब एक समझ लीजिएगा, अगर हम क्रिस्टली है, ठीक, तो एक समान संरचना बनती है, एक समान संरचना का निर्माण करता है। अगर क्रिस्टली ठोस होगा, एक समान संरचना का निर्माण किया तो क्रिस्टली होगा। अगर कुछ ऐसे चलेगा तो वह क्या होगा, अक्रिस्टली होगा। क्या होगा, वह क्रिस्टली होगा। असमान संरचना देख रहे हैं ना, ये सीधी रेखा में जा रही ना, तो वह क्रिस्टली ठोस है। ठीक है, अगर अटपट ऐसे करते जा रहा है तो वह कौन सा ठोस है, अक्रिस्टली ठोस है। बात समझे ना, आगे चलते हैं। आगे अगर देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग कर लिए। ठीक है, अगर हम आइडोफार्म की बात करें, CH3, ठीक, तो इसका उपयोग किसके रूप में होता है। ठीक है, ये प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एक देखते हैं CCl4। इसका पहली चीज नाम जानिए। ठीक है, अगर CCl4 का नाम जाने, ठीक है, तो इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों, इसका नाम अगर देख लेते हैं तो ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करें, ठीक है, ये एक ऐसा द्रव है, ऐसा लिक्विड है जो इसे कहते हैं तेली द्रव है ना। वसा तो नाम सुने होंगे, बायोलॉजी पढ़े होंगे, वसा अम्ल जानते हैं ना। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को वही इसका क्या है यूज जो होता है, ये तेली वसा द्रव है ना। अगर तेली वसा द्रव है तो इसको समझ सकते हैं, यह जल में क्या होता है, आबिले होता है ना। अच्छा, देख सकते हैं जल में कैसे आबिले होगा, वो चीज मैं बताता हूं। अगर जल में आबिले होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जल में आबिले होगा तो जैसे जल है ना, अगर जल में कोई वसा अम्ल डाल दिया जाए, वसा मतलब तेली पदार्थ ना, तो जाहिर से बात है तेल क्या होते हैं जी, तेल कोई हो। ठीक है, चाहे आप पार्टिकुलर आप डीजल समझ लीजिए, चाहे पेट्रोल समझ लीजिए, या कोई भी तेल हो, पार्टिकुलर जितने भी तेल होते हैं वो उनमें जान लीजिए। ठीक है, जो तेली पदार्थ होंगे ना, ये क्योंकि एक पदार्थ है ना, जब बच्चों तेली पदार्थ होगा अगर जल में डालेंगे, जैसे मान चलिए एक छोटी सी प्रश्नली हो गई, अब यहाँ क्या है, जल है, या हो सकता है आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें क्या भरे हुए हैं, जल, जिसे हम H2O बोलते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से जल भरे हैं। ठीक है, मान चलो कोई तेली वसा अम्ल इसमें डाल दें। ठीक है, अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, जो जल है उसका जो दाब है वो तो होबा ही करता है, मगर ये तेली वसा अम्ल होने के कारण ये जो तेल हैं आपके ऊपर चले आएंगे। ठीक, अब मान के चलिए अगर कोई पेट्रोल से चलने वाली बाइक है ना, उसमें अगर आप पेट्रोल डाले हैं, ठीक, तो गलती से अगर उसमें पानी डाल दिया जाएगा, ठीक है, तब भी वह गाड़ी चलेगी, मगर एक चीज़ जान लीजिए, जो भी कुछ तेल बचे हुए हैं बच्चों, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपरी तल आ जाएगा। कहने का मतलब ये जान लीजिए, ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा, जब तक पेट्रोल का कंसंट्रेशन रहेगा तब तक वह गाड़ी चलेगी। जैसे ही पेट्रोल पानी बन जाएगा, क्योंकि पेट्रोल ऊपर आ गया, ठीक है, धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या बचा है, पानी बना है। ठीक है, बात समझ में आई ना। ये सारी क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, और किसके अंतर्गत होता है, ये तेली द्रव कौन होता है, अभी हमने बताया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से नोटिस करेंगे, तो विश्वास दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे अंक और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को
आप देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने की बात नहीं, अगर हम अब निरंतर आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है और इन चीज़ों को देखिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।